कहिएगा, पाकिस्तानी टीम में जो एक सबसे बड़ा मसला है वो हमें कंसिस्टेंसी का नज़र आता है। आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा अब कुछ बेहतर होगा, या इसको सॉल्व करने के लिए जो अब डिसीजन लिए गए हैं वो कितने बेहतर साबित होंगे? देखिए, हर सीरीज में हम यही देखते हैं, नए प्लेयर्स कुछ आते हैं, अगली सीरीज में वो बाहर हो जाते हैं, फिर दूसरे नए आ जाते हैं। तो अब करना ये है कि अगर यंगस्टर्स को आप मौके दे रहे हैं, जैसे अभी 5 खिलाड़ियों को या 4 खिलाड़ी जो है नए शामिल किया गया है, तो इनको फिर मौका भी दें। अब्दुल्ला फजल है, माद बटा है, अजान अवैस और मोहम्मद गाजी और ये नहीं कि बांग्लादेश की सैर करा के उनको वापस ले आए। वैसे तो अगर हम देखें तो कायदे आजम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 1000 रन साद बेग ने बनाए थे, वो नहीं है टीम में। शामिल हुसैन की हर कोई तारीफें करता है, 899 रन उन्होंने बनाए थे, वो भी टीम में नहीं है। जो दूसरे यंगस्टर्स आए उनकी भी परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन बात यही आती है कि रिजवान को जो हम देख रहे हैं उनकी करंट फॉर्म ठीक है, वो T20 में उनकी फॉर्म खराब है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो टेस्ट में आके फॉर्म उनकी अच्छी आएगी, लेकिन वो भी बरकरार रखा गया उनको। तो कुछ इस तरह की चीजें जो नजर आ रही हैं, मगर क्योंकि ये सीरीज हल्की बांग्लादेश से है तो इम्कान यही है कि पाकिस्तान टीम उसको बेहतर परफॉर्म करेगी। जहाँ तक सरफराज अहमद का ताल्लुक है, उनको हेड कोच बनाया गया है। और देखिए, क्रिकेट में और जिंदगी के दीगर शोबों में बड़ा फर्क होता है। एक MBBS जिस बंदे ने नहीं किया हो उसको आप डॉक्टर नहीं बना सकते, ना वो किसी को देख सकता है, दवाइयां दे सकता है, ना ही वो किसी की सर्जरी कर सकता है। लेकिन ये क्रिकेट एक अलग चीज है, ये खेल है। यहाँ पर ये लेवल 3, लेवल 4 ठीक है, इनकी अपनी जगह अहमियत है, इससे आपको सीखने का मौका मिलता है, लेकिन ये पैमाना नहीं है कि जिसने लेवल 4 किया हुआ है। पाकिस्तान में माशाल्लाह ऐसे ऐसे बंदों ने लेवल 4 कोचिंग की हुई है कि आप उनको देख के बोलेंगे वो तो बच्चे को कुछ ना समझा सके। तो इस चीज को पैमाना नहीं बनाना चाहिए। सरफराज की डिग्री जो है वो उनकी काबिलियत है, जो नेशनल टीम के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता और क्रिकेट पे PSL टाइटल जीते। क्रिकेट में उनकी जो नजर है सब लोग उस चीज को मानते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब रह सकते हैं एज अ कोच। फिर उमर गुल, उनकी सलाहियतों पर तो किसी को कोई एतराज ही नहीं कर सकता, कितने जबरदस्त वो फास्ट बॉलर रहे हैं, वो स्विंग बॉलिंग कितनी जबरदस्त करते हैं। हाँ, असद शफीक का थोड़ा सा एक ऐसी चीज है, मेरा ख्याल है वो उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो यस मैन है, उनको कोई भी काम दो बेचारे चुपचाप करते रहते हैं, तो किसी को पता भी नहीं होता कि ये है। तो ऐसे लोग मैनेजमेंट को अच्छे भी लगते हैं कि चलो यार होना चाहिए। सरफराज भी इसी तरह के हैं। तो अब उम्मीद यही है कि ये 3 शरीफ लोग जो क्रिकेट में भी काफी कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं, ये आए हैं। इनके साथ चौथा जो कप्तान है शान मसूद, वो भी टैलेंटेड है बंदा है और अच्छा इंसान है। तो ये मिलकर एक अच्छा कॉम्बो बनाएंगे और पाकिस्तान टीम को इस साल बहुत टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, मालूम 9 टेस्ट है और ICC टेस्ट चैंपियनशिप में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो ये मिलके ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बिल्कुल मुफाज, अगर हम बात करें, पाकिस्तान अभी टेस्ट क्रिकेट में जो अपना एक क्लियर आइडेंटिटी है वो डेवलप नहीं कर सका है। फिर 4 प्लेयर्स को जिस तरह से शामिल किया है, आपको लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हमने इससे पहले भी जब देखे बांग्लादेश के साथ सीरीज़ में, तो अब कितने अच्छे साबित होंगे हमारे लिए, और हमारा जो एक रिकॉर्ड चल रहा है बांग्लादेश के साथ उसको बरकरार रखने में कितने अच्छे साबित हो सकते हैं? देखिए इफ्जा, यकीनी तौर पर ODI सीरीज़ में हमें बड़ा शौक किया बांग्लादेश ने। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शान मसूद की क़यादत में हम इंशाल्लाह ये टेस्ट सीरीज़ जीतेंगे। आपको पता है अच्छी फॉर्म में है इस वक्त शान मसूद, टेक्निकली सॉलिड बैटर है, 38 उनकी ऑलमोस्ट एज है, तो अपनी टीम को भी साथ लेकर चलते हैं। और जहाँ तक ये स्क्वाड की बात करें तो मैं इसको बैलेंस स्क्वाड नहीं समझता। इसमें आपको पता है 4 चेहरे शामिल किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम अब्दुल्ला फजल की बात करें, 10 हाफ सेंचुरीज़ हैं इनकी और 4 सेंचुरीज़ हैं, 1800 से ज़ायद इनके रन्स हैं और अच्छे टेक्निकली सॉलिड बैटर ज़रूर हैं, इनका इंक्लूजन अच्छा है। लेकिन गाजी गौरी की सिलेक्शन पर थोड़े से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। लिस्ट ए में उनकी 1 हाफ सेंचुरी और तकरीबन 17 मैचेस इन्होंने खेले हैं, उसमें 200 से ज़ायद सिर्फ रन्स हैं। उनकी जगह मेरी नज़र में कामरान गुलाम को टीम में होना चाहिए। 2024 से बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी इंटेंट नज़र आती है टेस्ट क्रिकेट में उनकी। ख़ास तौर पर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हम बात करें, इन्होंने 63 रन बनाए थे 200 की स्ट्राइक रेट से। उसके बाद कायदे आज़म ट्रॉफी में भी ये पेश रहे हैं, नेशनल जो कप होता रहा उसमें भी इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। लेकिन आज तक सिलेक्शन कमेटी के पास कोई जवाब नहीं है
हैं कि आपने टीम से क्यों निकाला है। इसी शो में मुझे याद है माजी में भी मैं पीट के था गया हूँ कि हमें कोई एक रीज़न आप बता दें। जब हमारे सोर्सेज ने बात की सिलेक्शन कमेटी से, उन्होंने कहा जी उनसे फील्डिंग नहीं होती। फिर जो आपने एक फील्डिंग कंसल्टेंट्स रखे हमें बाहर से फॉरेन कोचेज, उनका क्या फ़ायदा। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा जी वो इंजर्ड रहते हैं। तो मतलब हमने तो देख रहे हैं कि वो परफॉर्म करें रिसेंटली तसलसल के साथ, हमें तो वो कहीं पे इंजर्ड नज़र नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ गाजी गौरी की जगह कामरान गुलाम को हम मिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान की शेप में एक अच्छा विकेट कीपर मौजूद है। इसके अलावा हिफ्ज़ा में थोड़ी साइम अयूब की बात करूँगा, क्योंकि उनको भी इस स्क्वाड में होना चाहिए मेरी नज़र में। जब हमने एक बयानिया बना लिया कि साइम सिर्फ 2 ओवर्स में ही बैट कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट का मकसद ही ये है कि आप लंबा खेलें, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो साइम नो डाउट अच्छे बैटर हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। अगर आप ये समझते हैं कि T20 में उनकी जगह नहीं बनती, तो कम से कम आप उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका दें। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को मैं समझता हूँ रेस्ट देना चाहिए था। उनकी जगह मीर हमजा बहुत अच्छे ऑप्शन थे, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज हिफ्ज़ा आपको पता है मौजूद है। जिस तरह जाहिद साहब ने भी बात की, हमारे पास अब्बास है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनको भी माजी में इग्नोर किया गया है। और ख़ास तौर पर खुरम शहजाद अपनी लाइन और लेंथ का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अब हमने मेरा ख्याल कसम खा ली है कि शाहीन को तमाम फॉर्मेट्स में ही खिलाना है। अब मिसाल मौजूद है PSL के मैचेस में, उनसे ना कोई पहला ओवर अच्छा हो रहा है और डेथ ओवर में वैसे ही वो घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बस हमने मुफाज पैटर्न पर सेट की हुई हैं और हम उसके अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं। सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना चाहिए, उस वक्त के मुताबिक उस प्लेयर की कितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन बेहतर होनी चाहिए। एक जब आपने माइंड से डेवलप कर लिया कि एक प्लेयर को आपने तीनों फॉर्मेट में खिलाना है, तो लेकिन उसके बावजूद उसकी अब करंट परफॉर्मेंस किस तरह की है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। और करंट परफॉर्मेंस से आप देखें ना, हिफ्ज़ा स्ट्राइक कैंप लगा था यहाँ पे, आपको पता है हसन नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब्दुल समद की मिसाल मौजूद है, लेकिन किसको पता है वो कहाँ गए अचानक से। जब हम देखते हैं PSL में अब्दुल समद की अगर बात करते हैं, हमारे सामने PSL में एक अलग प्लेयर्स होते हैं और उसके अलावा नेशनल टीम के लिए एक टोटल अलग प्लेयर्स होते हैं, और वो प्लेयर्स भी हमें दोनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर देते हैं, टोटल अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको ये कहा जाता है कि PSL का प्लेयर है, बिकॉज वो PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास नेशनल टीम में होते हैं तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते हैं, या जो टीम को लिए रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते हैं। और एक मैच खिला के आपको पता है बाहर भी कर देते हैं। हसन नवाज की मिसाल मौजूद है, अगर उसकी एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, पता नहीं उन्हें क्यों टीम से बाहर किया गया। PSL में वो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर 39 रन बनाते हैं 5 छक्के लगाकर। इसी तरह अब्दुल समद की हम बात करते हैं, उनके भी 42 रन से और 12 गेंदों पर। तो आज तक हमें समझ नहीं लगा, जब हम ये कहते हैं जी हमारे पास कोई अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है, लेकिन फिर हम अपना सारा जो है डिपेंड ही उस पर नवाज पे होते हैं या फिर साइम को। तो ये मसले मसाइल हैं, जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब का मसला हल नहीं होगा, हम इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। तो अपना जो स्क्वाड हमें डाटा एनालिसिस पे करना चाहिए, ये नहीं कि हमें कोई लिखी लिखाई चीज़ मिल गई है तो उसके मुताबिक हमने पूरी टीम को तरतीब दे देना है। बिल्कुल, इसको चेंज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, PSL के मैचेस के हवाले से बात करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज मैच होगा लाहौर वर्सेस रावलपिंडी का। और स्पेशली अगर हम लाहौर की परफॉर्मेंस पे बात करना चाहें सलीम साहब, क्या हो गया लाहौर को मुसलसल जब से कराची में आई है, और स्पेशली कंसेक्यूटिव 3 लॉसेज उन्होंने जो कराची में उनको मिले हैं। डिफेंडिंग चैंपियन का इटसेल्फ एक प्रेशर होता है, लेकिन हमें पूरी तरह से इस वक्त लाहौर कलंदर जो है वो कोलैप्स करके दिखाई दे रही है, और हमें समझ नहीं आ रहा वो क्यों प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर कलंदर को तो समझ से बाहर है कि 6 में से 4 मैच हार चुके हैं और 7वें नंबर पर है। ट्रॉफी तो उनके हाथ से तकरीबन फिसल ही गई है। बाकी चारों मैच जीते तो फिर कुछ देखा जाए कि क्या बनती है अगर मगर की सूरत हाल। लेकिन अगर हम देखें तो उनकी बैटिंग बिल्कुल सुपर फ्लॉप जारी है। जिन प्लेयर्स पर उनका एक इन्हिसार था कि परफॉर्म करके देंगे, चाहे वो फखर जमान हो या वो नईम हो, फखर 2 मैच में पाबंदी भी लगी, नईम हो, अब्दुल्ला शफीक, जो भी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और सिकंदर रजा भी एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए, जिनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। तो जब बैटिंग नहीं चलेगी बमुश्किल, जैसे कल भी हमने देखा इन लोगों ने 100 रन किए, 134 पे पहुंचे, वरना तो लग रहा था 100 से पहले आउट हो जाएंगे। जिस तरह विकेट गिर गई थी 84 रन पे 7, और उसामा मीर ने फिर 3 छक्के लगाए, उससे स्कोर बना। तो अगर हम ये देखें कि बैटिंग ही नहीं चलेगी तो फिर जीतेंगे कैसे आप। वो कि बॉलिंग उनकी फिर भी कल शुरू में 2 विकेटें ले ली थी, लेकिन बाद में फिर वो एक बड़ी पार्टनरशिप बन गई रोसो और हसन नवाज की 100+, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया। तो लाहौर का एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया ऑफ द फील्ड। जो उनके मसाइल थे, चाहे जितना कहें कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ऑफ द फील्ड उनके मसाइल हुए थे, चाहे वो होटल वाला था, गेस्ट वाला, या बॉल टेम्परिंग केस, उससे फर्क पड़ा है। फिर कराची में आके यहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की पिच अलग है, बिल्कुल यहाँ बॉलर्स को भी मदद मिल रही है। तो काफी कुछ चीजें उनके अगेंस्ट गई।
जिसकी वजह से लाहौर की टीम अब बिल्कुल ही साइड में हुई नजर आ रही है। सही। अब देखते हैं कि बकिया मैचों में वो क्या परफॉर्म करते हैं और क्या जीत पाते हैं। खासतौर पे आज जो